ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सैलानियों को धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद से उन दहशतगर्दों का अंत तय है। भारत पहलगाम आतंकवादी हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और फिर चाहे पाकिस्तान का जनरल जिहादी लाख कोशिश कर ले, अपने पालतू दहशतगर्दों को वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कश्मीर की वादियों में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। भारत पहलगाम हमले का बदला लेकर रहेगा, इस बात में तो अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस जवाबी हमले का तरीका क्या होगा, इसका समय क्या होगा, ये कहां किया जाएगा, मतलब टाइमिंग क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इसी का खौफ है पाकिस्तान में। और इसी खौफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर समेत सभी दहशत में हैं। आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसके पास 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं, और फिर भी पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। इसी पर जरा बात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी इस वक्त मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही पत्रकार पाकिस्तान से मुकीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुकीम अहमद साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। डरा हुआ पाकिस्तान इसीलिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात कहकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। मुकीम अहमद, बहुत शुक्रिया। आप ये डरावा नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये थ्रेट नहीं है, दिस इज द फैक्ट। ये आपके डिफेंस के एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं। 2019 में राफेल का तोड़ नहीं था, आई क्लियर दैट। इस वक्त J-10C है जिस पर PL-15 मिसाइल लगा हुआ है, और उसकी रेंज जो है राफेल से 50 किलोमीटर ज्यादा है। और यही PL-15 JF-17 पर भी है, और ये दोनों जहाज राफेल से बेहतर हैं। दूसरा ये है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, और ये जो इल्जामात की बौछार और बारिश हो रही है, ये 2 वजह से हो रही है आपके यहाँ। एक, राफेल घोटाले में जो पैसा खाया गया वो बोफोर्स स्कैंडल से भी ज्यादा है, उसको छुपाने के लिए। और दूसरे, बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए। ये आपकी जनता को पता होना चाहिए। आपके जो नेता हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको पता है कि राफेल घोटाला सामने आएगा तो हमारे साथ वही कुछ होगा जो राजीव गांधी की हुकूमत के साथ हुआ था। पब्लिक इनसे जवाब मांगेगी कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस लिए इस जहाज पर खर्च किए गए और इसका बेनिफिट किसका हुआ। ठीक है सर, आगे क्या होगा सर, कैसे होगा और क्यों होगा, इतनी कहानियां सुनाने से अच्छा है सर जो अभी की स्थिति है उसी पर बात कर लेते हैं ना। भारत को लेकर ये मनोहर कहानियां आप मत सुनाइए। ये जो आपने अभी यहाँ पर राफेल का तोड़ आ गया जी, हमारे पास 2019 में नहीं था हमारे पास तोड़, अब हम राफेल का तोड़ ले आए हैं। परमाणु हमले की बात हम गीदड़ भपकी नहीं दे रहे हैं, ये फैक्ट है सर। इस फैक्ट के बाद जरा ये सोचिए ना कि फिर आपका हश्र क्या होगा, पाकिस्तान का हाल क्या होगा, जरा वो भी तो जानिए ना सर। एक सेकंड, आपने यहाँ पर एक जो तस्वीर दिखाई है मनोहर कहानी में बुनकर, उसका जवाब जरा अश्विनी सिवाच सर से लेते हैं। जनरल सिवाच, देखो सच्चाई रोमाना, पाकिस्तान एक बुखलाया हुआ है और ये समझ नहीं आ रहा उनको करें तो करें क्या। उनको मालूम है भारत ने हमला करना है, कहाँ कब और किस रूप में करेगा उसका कहना मुश्किल है। मगर देखो सच्चाई क्या है कि भारत एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत चला हुआ है। भारत ने पहले ही इकोनॉमिक एक्शन ले लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। आने वाली गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पानी की। उसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक एक्शन देखें, आज पाकिस्तान को हमने अकल कर दिया, बिल्कुल अकेला आइसोलेट कर दिया है। आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा, इंक्लूडिंग इवन मुस्लिम वर्ल्ड। और यही नहीं कि इनका जो हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब एक प्रकार दुहाई दे रहे हैं कि इनको ये ग्रे लिस्ट पे डालें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, जैसे 6 बार पहले डाल हुए हैं। IMF जो है वो जो बेल आउट दे रहा था उसके ऊपर भी बताया कि इसको IMF बेल आउट ना दे। और ज़्यादा से ज़्यादा देशों से बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जिस प्रकार से ये हब सेंटर है आतंकवाद का, और यहाँ आतंकवादियों को पाला और पोसा जाता है। जो पूरे टोटल 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं टॉप के, उनमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जिसके रूट्स या वो पाकिस्तान से। अब बात आती है कि पाकिस्तान क्यों बुखला है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमला करेगा और हम
हर तरीके से इसका जवाब देंगे, न्यूक्लियर हथियार भी। दो बातें, एक तो भारत जितना इनको डिले करेगा उससे इनकी मोबिलाइजेशन हुई है, मोबिलाइजेशन में इनको पैसा चाहिए। इनके पास जो फॉरेन रिजर्व है घट के करीब करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर है, और जितनी ये मोबिलाइजेशन हो रही है इसको 1.3 बिलियन डॉलर हर 10 दिन में चाहिए। तो इनका जो फॉरेन रिजर्व है वही मोबिलाइजेशन में ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनके पास 4 दिन से ज़्यादा लड़ने की काबिलियत और क्षमता नहीं है। इनके पास आरटी एम्यूनिशन नहीं, इन्होंने यूक्रेन को भेज दिया, 5000 आरटीपीसी जिन्होंने यूक्रेन को भेज दिए थे। इनके पास कोई रिजर्व नहीं है आज की तारीख। इनके पास जो एक प्रकार टर्बाइन और फ्यूल होता वो नहीं है। इनके पास जो पेट्रोल डीजल है नहीं है। इनके टैंक्स 50 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चल सकते। मगर धमकी क्या देते हैं? धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। देखो, आपको समझना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले हैं। भारत के पास एक पुख्ता सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यूं तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मगर भारत ट्राइड है। भारत आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता है, और पाकिस्तान की कोई भी ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको रोक पाएगी। सही बात है सर, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। न्यूक्लियर हथियार कर दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान। सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, और इस बात का एहसास पाकिस्तान को भी है। इसीलिए तो ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं। भारत को लेकर पाकिस्तान का खौफ पूरी दुनिया के सामने है। कि मोहम्मद साहब बताइए ना, ये लड़ने से पहले, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डर डर कर ही पाकिस्तान जो है उसकी हालत पतली हो रही है सर। डर डर कर ही ना मर जाए पाकिस्तान। ये कोई नेता नहीं है, ये कॉमेडियन है, और उन्होंने मजाक में ये बात की है। और आप ये बता, जनरल साहब फरमा रहे थे कि वो IMF का किस्त रोकने के लिए बड़ा कोशिश कर रहा है इंडिया। तो आपको बताऊं, 9 तारीख, 3 दिन के बाद वो मीटिंग शेड्यूल है, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिया से थे, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, उनको हटा दिया गया जनरल साहब। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को आपने DG इंटेलिजेंस की पोस्ट से हटाया, और 2 मेजर जनरल लेवल के आदमी आप उससे पहले हटा चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है? और ये जो जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का ऐलान किया गया, जिसको ना बीजेपी मानती थी ना नरेंद्र मोदी मानते थे, अब क्या हो गया? वो तो मांग थी राहुल गांधी की। आप अब पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहाँ तक आ गए। 56 इंच की छाती 5 इंच की रह गई है, जिसके बड़े नारे मार रहे थे। नहीं ना सर, यहाँ 56 इंच की छाती जो है वो इतने इंच की रह गई है। ये मेजरमेंट करने से पहले जरा अपने नेताओं के वो बयान और जरा उसकी लंबाई तो नापिए ना सर। वो तो अमेरिका से होकर और रूस से होकर और दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, वहाँ पर आपके नेता जो हैं वो गज भर लंबी जबानें जो हैं सर वो आगे दौड़ा रहे हैं, और वो गीदड़ भपकियाँ जो दी जा रही हैं, साफ परमाणु हमला कर देंगे। मतलब ये डर है सर, ये खौफ है, और ये बचने का एक आखिरी तोड़ है जो पाकिस्तान तलाश रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सुरेश गोयल सर मौजूद हैं। सुरेश गोयल सर, ये परमाणु हथियार की धमकी, मतलब ये बचने का आखिरी विकल्प जो पाकिस्तान की तरफ से तलाशा जा रहा है, और दुनिया को कहीं ना कहीं बीच में लाने के लिए ही ये परमाणु हथियार वाली गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है कि कोई तो मुल्क आ जाए दुनिया का और कोई तो ढाल बन जाए। रमाना, देखिए, मैं एक डिप्लोमेट हूँ, मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ जी। मैं कोई मीडिया का नहीं हूँ, तो इसलिए आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा जी। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपके थ्रू, जो बाकी सारे यहाँ पर जो सुनने वाले हैं वो भी जरा इसको शांति से समझें। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, और पाकिस्तान ने कभी ना तो 1947 के बाद में किसी भी मौके को नहीं गवाया जबकि वो हिंदुस्तान में परेशानी नहीं खड़ा कर सकता हो, लोगों को मारा नहीं गया हो। ये सब चीजें आम बात हो गई है, सब जानते हैं। अहम सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के इस रवैये को देखते हुए पाकिस्तान से किस तरह पेश आना है, और पाकिस्तान के साथ में क्या ऐसा करना है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। तो मैं जब बात करूंगा यहाँ पर यह करूंगा कि पाकिस्तान को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए कि वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाए और भारत को दोबारा कोई इस तरह का
परेशानी खड़ी ना कर सके। तो इसको मैं अंदाज अपने नजर में रखते हुए दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो आपने पागल कुत्ते की कहानी सुनी होगी कि पागल कुत्ता जब होता है तो उसको ये नहीं होता है कि वो मारा जाएगा या उसको क्या होगा। पागल कुत्ता वो दिमाग से पागल होता है। उस टाइम पर उसको खाली ये है कि किसको काटा जाए और काट करके अपनी खुजली या अपनी परेशानी और समस्या खत्म हो जाएगी, खत्म होती नहीं है। तो पाकिस्तान की हालत, हालांकि ये लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हालत इस समय एक पागल कुत्ते जैसी है जो इधर उधर दौड़ रहा है कि किसको काटा जाए, किसको परेशान किया जाए, ताकि वो अपनी हैसियत दिखा सके। एक तो चीज ये है जी। पाकिस्तान ने अभी तक अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, और ये बात गौर करने वाली है, ये नहीं कहा है कि वो पहले न्यूक्लियर हथियार काम में नहीं लेगा। नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, लोग मारे जाएंगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है, मैं जानता हूं पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है कि वो अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ऐसे कदम उठा सकता है जो पूरी दुनिया के लिए घातक प्रूव हो कर सकता है ये। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर ये कर सकता है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो इस नौबत तक ना आए। अच्छा, मैं इसके बाद में जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके इख्तियार करने हैं वो ऐसे हों कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने पहले के जो वॉर स्ट्रेटजीज हुआ करती थी कि आपने किले की घेराबंदी कर ली, खाना पीना नहीं पहुंच रहा है, सिपाही लड़ नहीं सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कई तरह की स्ट्रेटजीज हुआ करती थी। और ये जो है सुन त्सू और चाणक्य दोनों ने कहा हुआ है कि अगर वॉर में अपना नुकसान बहुत कम करके बिना हथियार उठाए हम शत्रु को परास्त कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पर कि पाकिस्तान को मिनिमाइज करने के लिए कि वो आगे ऐसी हरकत नहीं कर पाए, बहुत तरीके हैं, वो तरीके शुरू हो चुके हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो अभी मैं जो है बिना लड़ाई की बात करें, मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को परेशान करना, पाकिस्तान को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि वो समझ रहा है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं सर। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा मुकीम अहमद का रुख करते हैं। मुकीम साहब, आपने सुना सुरेश गोयल जी का पूरा असेसमेंट इस मामले पर, मतलब आप लोग परमाणु हमला और इस तरीके की धमकियों के फेर में फंसे हुए हैं सर, जबकि सिंधु जल समझौता वो किस तरीके से स्थगित भारत की तरफ से कर दिया गया है ये सबके सामने है। ऐसे में भूख और प्यास की मार किस तरीके से पाकिस्तान पर पड़ेगी। अच्छा, जो शिप्स हैं उसको लेकर भारत में नो एंट्री की बात जो कह दी गई है सर, आपकी तो वैसे ही घेराबंदी सर हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है, मतलब हथियारों की तो नौबत ही यहां पर नहीं आएगी, शायद उससे पहले ही पाकिस्तान का काम तमाम। आपकी बहुत अच्छी सोच है, और ये जो एम्बेसडर साहब गुफ्तगू कर रहे थे उसको देख और सुन के मुझे अंदाजा हो गया कि ये अभी तक वो नथुराम गोडसे, रावण, कांसा और होलिका और आरएसएस की सोच से बाहर नहीं आया है। ही इज अंडर दैट परसेप्शन एंड थिंकिंग, यही उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये जो पानी और प्यास की आप लोग बात कर रहे हैं, मैंने देखा हुआ इंडिया में, और मैंने 2014 का इलेक्शन भी कवर किया था दिल्ली से। मैं आपको ये बता दूं कि जो आप प्यास की और पानी की बातें कर रहे हैं, ये इतना पानी आप ले जाएंगे कहाँ? आधे मुल्क में तो शौचालय नहीं है आपके, आधा मुल्क जो है सुबह को रेलवे लाइन के ऊपर बैठा होता है, किस लिए वो मैं कह नहीं सकता। तो ये पानी कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? शौचालय तक तो आप आधे मुल्क में है नहीं, और आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि जी वो भूख और प्यास से मर जाएंगे, और अपनी तरफ नहीं देख रहे कि वो आपकी मुकीम साहब, मुझे लगता है 2014 जब आप हिंदुस्तान आए थे उसके बाद से आपने शायद हिंदुस्तान को कवर करना छोड़ दिया है। मुकीम साहब, आप बिल्कुल अपडेटेड नहीं है सर हिंदुस्तान को लेकर, इसीलिए आप 2014 के आंकड़ों में फंसे हुए हैं सर, और वहां पर भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। फिलहाल देखिए आप कहां पर आ गए, अब आप जो हैं वो यहां पर आ गए हैं कि साहब हम इतने पानी का क्या करेंगे। हम कुछ भी करें सर पानी का,
हम कुछ भी करें अपने इस पानी का, लेकिन बात यह है सर कि आपके यहाँ सर पानी की किल्लत होना तय है। आपके यहाँ सर पानी की जब मार पड़ेगी तो प्यासा पाकिस्तान, भूखा पाकिस्तान और साथ ही साथ सर दुनिया में बेनकाब भारत जब पाकिस्तान को करेगा तो कितनी मुश्किल होती है सर। आप लोग FATF की ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, फिर आप लोग कैसे छटपटाते हैं। कितनी बार आप लोग जा चुके हैं सर, दोबारा से वहीं जाएंगे सर, फिर से वही कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, फिर से हिंदुस्तान वहीं पहुंचा देगा आप लोगों को। दाने दाने को मोहताज हिंदुस्तान करेगा सर, दाने दाने को मोहताज करेगा। आप सवाल करें, ये स्क्रिप्ट न पढ़ें। आप सवाल करें, स्क्रिप्ट न पढ़ें। नहीं, सवाल ही तो है मेरा। दाने दाने को मोहताज हम आपको करेंगे, बचा क्या आपके पास? खत्म पाकिस्तान, बचने की कोई राह है नहीं ना आपके पास, कैसे बचेंगे? मुझे बताइए, आप 22 तारीख से ये प्रोग्राम ही कर रही हैं इसी बात पे और हमें ये बता रहा है कि हम बड़े काबिल हैं, हम बड़े टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत है, हम खा जाएंगे। ओ भैया, हम तो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हम गाय काट काट के उसके कबाब बना रहे हैं सुबह शाम और खा रहे हैं कि आओ और करो मुकाबला, मगर कोई नहीं आ रहा। कितनी 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 जहरीली सर आपकी मानसिकता है, कितनी जहरीली आपकी मानसिकता है। और देखिए किस, हाँ बिल्कुल जहरीली हो गई। मतलब आपने अभी ये जो बात कही है सर, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों की भावनाओं को आहत करने के लिए। आप जैसे लोग हैं सर, आप जैसे लोग हैं सर जो इंसानियत के दुश्मन लोग हैं सर, आप जैसे लोग हैं सर जो लोगों में सर वैमनस्य और द्वेष फैलाने का काम करते हैं। मतलब आप एक पाकिस्तानी और आप यहाँ पर हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर ये जिस तरीके की आपने अभी गंदी भद्दी घटिया बात की है सर, मतलब शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है सर मुझे। मतलब इससे ज्यादा गिरी हुई नीच बात आप कर नहीं सकते थे सर। सर तैयारी हमारे यहाँ भी, मैं तो कह सकती हूँ कि आपके लिए भी, आपको खास खाने खिलाने की तैयारी हिंदुस्तान भी करेगा। जब बेड़ियों में पकड़कर आपके यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में लाया जाएगा तो उनके मुंह में भी क्या क्या ठूसा जाएगा सर, फिर उसकी तैयारी आप भी रखिएगा। मैं नहीं गिरना चाहती हूँ सर, आपके स्तर पर मैं जाकर गिरकर बात नहीं करना चाहती हूँ, पर बहुत घटिया बात की आपने, नीच बात की है सर आपने, मुझे कहना पड़ेगा। आप हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं सवाल कैसे करूं? आप जानबूझकर बातचीत तो करना नहीं चाहते हैं, आपके पास किसी सवाल का जवाब तो है नहीं, इसीलिए इस घटिया तरीके की बातों पर आप कर रहे हैं। एक मिनट अश्विनी से बात सर, ये इनका लेवल है सर, ये बचा है इनके पास कहने के लिए नेशनल टेलीविजन के चैनल्स में बैठकर, डिबेट्स में बैठकर। से बात सर, हाँ बिल्कुल, देखो ये इनकी सोच है और इनको अब डर है, खौफ है। और ये जो यहाँ पर आके बातचीत कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं, ये 4 दिन का लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान टूटने के कगार पे, यहाँ सिविल वार वैसे हो रखा है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध और पंजाब चारों अलग अलग होंगे और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेगा। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करें। इनको एक बार मैं पुराना बता दूं कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो 93,000 जो प्रिजनर ने हाथ खड़े कर दिए थे और 1999 में इन्होंने अपनी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कारगिल की लड़ाई में। वो छोड़ के थे, कहते ये पाकिस्तानी नहीं है, ये भारत है जिसने उनको अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट किया। ये क्या बात करते हैं, इनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, ये अपने लोगों को मारते हैं। और अब इनको डर सता रहा है कि जो इनके जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपनी फैमिली भेज दिया अब्रॉड। वो नहीं समझ पा रहे कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होंगे, ये मैं बता देता हूं आने वाले समय में। और ये जो इतनी गलत सोच है इनकी, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बोला था, वो मुझे लगता है कि एक नेशनल चैनल पे ऐसी सोच वाले जो पाकिस्तानी हैं, इनका क्या होगा ये समय बताएगा। मगर भारत एक काइनेटिक अटैक करेगा, हमला करेगा, कब और कहां और कैसे वो इनको पता चलेगा, मगर ये रुक नहीं पाएंगे, ये हाथ खड़े कर देंगे। आज कोर कमांडर जो हैं आसिम मुनीर से पूछ रहे हैं कि ये जो तुमने कराया है, जो आतंकवादी हमला कश्मीर में, ये किससे पूछ के कराया? क्या आपने अपने खौफ में है पाकिस्तान और डर डर कर मरने की कगार पर इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं वायुसेना प्रमुख। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। वायुसेना प्रमुख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय मुलाकात जारी है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कल नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल त्रिपाठी, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। और अब आज वायुसेना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। सेनाओं की तरफ से ये संदेश और ये भरोसा देश को दिया जा रहा है, सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं।
वायुसेना प्रमुख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय मुलाकात चल रही है। तीनों सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और आप जानते हैं वायुसेना की तरफ से अपनी शक्ति का परीक्षण भी करके दिखाया गया। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर हमने देखा था कैसे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो टचडाउन कर गए थे। और ऐसे में अब ये मुलाकात जो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वायुसेना प्रमुख की, और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मेघा से क्या जानकारी मिल रही है। मेघा, जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वायुसेना प्रमुख के साथ। जी रोमाना, मुलाकात तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी ऐसी है जब भारत पाकिस्तान के साथ अभी किस तरीके से जवाब देगा पहलगाम के आतंकी हमलों के बाद उसकी तैयारी की जा रही है। मगर ये मीटिंग इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ 1-on-1 मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर की वायुसेना चीफ के साथ, वायुसेना प्रमुख के साथ सिर्फ और सिर्फ वही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो एक तरीके से समझिए बहुत ही टारगेटेड डिस्कशन हो रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वायुसेना की बात है। और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है रोमाना, शुरू से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तैयारियां हम देख रहे हैं, चाहे वो कॉम्बैट एयरशिप्स और कॉम्बैट नेवी शिप्स हो अरब सागर में, उससे भी हमारे फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं, फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी पिछले दिनों फाइटर जेट्स ने अपनी लैंडिंग और अपनी पूरी क्या शक्ति है उनको डिस्प्ले किया है। कहां कहां वो ऐसे दुर्गम जगह पर भी लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो यूजुअली पिछले 10 दिनों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जब रक्षा मंत्री से मिलते हैं तो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, हर किसी के चीफ के साथ मिलते हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वायुसेना चीफ के साथ ये मुलाकात अभी 7 पर प्रधानमंत्री जी के निवास पे चल रही है। इसके मायने काफी निकाले जा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया जब भी अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो स्ट्राइक्स जो भी होंगी वो शायद शुरू एयर स्ट्राइक से ही होंगी। तो इस लिहाज से आप समझिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसमें क्या स्ट्रैटेजी तय हो रही है, क्या ब्रीफ कर रहे हैं वायुसेना के चीफ प्रधानमंत्री को, अभी वो जानकारियां शायद इस मीटिंग के बाद ही निकल के आए। बट ऑल इन ऑल रोमाना, अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। बहुत शुक्रिया मेघा इस तमाम जानकारी के लिए। संकेत साफ है कि कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान अब की बार बच नहीं पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।